गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो हमने स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ा है 2 वीडियो के अंदर, वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा, हमने देखो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हमने स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा कि भाई कोई भी फंक्शन अपने डोमेन के अंदर क्या करेगा, स्टिकली इंक्रीज करेगा इफ़ फॉर x1 लेस देन x2 क्या हो, if for x1 less than x2 fx1 is less than fx2 where this x1 and x2 both elements belong to the domain of the function। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा इसी का डेरिवेटिव का क्या कंडीशन आया कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ योर फंक्शन एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, पहले वाली दोनों वीडियो देखिए, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2। इस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा अपने डोमेन में अगर फॉर x1 लेस देन x2 fx1 इज ग्रेटर देन fx2। अगर x1 लेस देन x2 के लिए fx1 किससे बड़ा हो, fx2 से बड़ा हो। ठीक है, फॉर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द domain of the function and what is the condition of derivative for strictly decreasing function, f dash x must be negative for x belongs to the domain of the function। this is the concept of strictly increasing and this is the concept of strictly decreasing कि कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा अगर x1 लेस देन x2 के लिए उस फंक्शन का fx1 भी क्या आए, fx2 से छोटा आए। लेकिन अगर x1 लेस देन x2 है और fx1 बड़ा आ रहा है fx2 से तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ठीक है, डेरिवेटिव की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर आपका एफ डैश एक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिएगा हमने क्या करना है, अब इन दोनों कंडीशन को यूज करना है कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की जो दो कंडीशन होती हैं, एक डेरिवेटिव की और एक विदाउट डेरिवेटिव। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज जो 8.3 है उसको स्टार्ट करता हूँ। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा आप, उसकी स्टेटमेंट है, वो क्या कहता है, विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव आपको प्रूव करना है कि गिवन स्टेटमेंट जिन फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं वो अपने इंटरवल में जो प्रूव करवाता है वो प्रूव करिएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। सबसे पहला मैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। वो क्या कहता है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का इस बुक में थर्ड पार्ट एलिमेंट्स की बुक की 8.3 एक्सरसाइज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है वो कि आप ये प्रूव करें कि x बिलोंग्स टू r के लिए ये जो फंक्शन है ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस फंक्शन को x बिलोंग्स टू r के लिए अगर मेरे को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो आप ध्यान से सुनिएगा, विदाउट यूजिंग द, इसमें मेन बात क्या है, विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव। तो मैंने दोनों कंडीशन आपको बताई है, पहले दोनों वीडियो को देखिए आराम से। तो किसी भी फंक्शन को विदाउट डेरिवेटिव के यूज के अगर आपको किसी स्पेसिफाइड x की वैल्यूज के लिए या आपके फंक्शन के पूरे डोमेन के लिए इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है इसको किसके लिए, फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए, तो जिन x की वैल्यूज के लिए आपने अपने फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है उन x की वैल्यूज के अंदर से आप दो वैल्यू कंसीडर करो, x1 और x2 नाम की। दोनों किस में बिलोंग करेंगी, जिन x की वैल्यू के लिए आपने फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है उस सेट के अंदर से, या उस सेट में जितनी भी x की वैल्यूज है जिसमें फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है, दो वैल्यू उस सेट में से कंसिडर करिए जो उस सेट में बिलोंग करेंगी, सच दैट, और क्या मान के चलिए, किस तरीके से कंसिडर करिए कि मेरी x1 जो है वो x2 वैल्यू से क्या है, छोटी है। और आपको इस x1 लेस देन x2 जो आपकी अजम्पशन है, मतलब जो दो एलिमेंट मैंने इस सेट में से कंसिडर किए हैं जिस सेट में फंक्शन को डिक्रीजिंग प्रूव करना है, तो वो किस तरीके के कंसिडर करे हैं, उन दोनों के अंदर x1 छोटा है और x2 मेरा बड़ा है। अब आप क्या करो, x1 लेस देन x2 की ये जो इनइक्वालिटी है इसके अंदर लेफ्ट साइड में x1 की मदद से fx1 बनाओ और राइट साइड में x2 की मदद से आप fx2 बनाओ। अब कैसे बनाएंगे, लेफ्ट साइड में fx1 और राइट साइड में fx2, x1 और x2 की मदद से। देखो ये x है ना, x1, इसकी मदद से यहाँ पर क्या बनाना है, fx1, इस x2 की मदद से इधर क्या बनाना है, fx2। तो तुम यूँ बताओ कि fx1 के लिए आपको क्या चाहिए, fx1 कौन होगा, fx में जहाँ भी x है वहाँ x1 रखो,
इसका मतलब लेफ्ट साइड में x1 की मदद से मेरे को fx1 बनाना है, तो 2 माइनस 3x1 बनाना है। उधर क्या बनाना है fx2, तो 2 माइनस 3x2 बनाना है। तो आप क्या करो, इस साइड फंक्शन बनाओ और जो काम इधर करोगे वही काम आपने इधर करना है। x1 के पास यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसके पास फंक्शन में कौन है, -3। दोनों साइड x वेरिएबल के पास -3 ले आओ, अपने आप बन जाएगा -3 से। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी अपने साइन को क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। तो पहले x के पास जो नंबर था f फंक्शन के अंदर वो बनाया, उसके बाद क्या है +2, तो दोनों साइड 2 ऐड कर दो। मतलब मैंने इस x1 और x2 दोनों साइड की इनइक्वलिटी में फंक्शन क्रिएट करने हैं। इधर fx1 बनेगा, इधर fx2। मतलब इस इनइक्वलिटी के अंदर आप फंक्शन बनाइए। तो दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 ऐड कर दिया। ये क्या है बेटा, fx1, और ये क्या है fx2। अब देखो, सो x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज, इसलिए x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन fx2। हैंस इसका मेरी सारी बात का निचोड़ क्या है, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r। अगर x1 आपका x2 से छोटा है तो fx1 अगर fx2 से बड़ा आ रहा है तो फिर फंक्शन आपका क्या है, अपने डोमेन या उस स्पेसिफाइड इंटरवल जिसमें वो बात कर रहा था उसमें कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो x1 लेस देन x2 की इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, इसके अंदर आप इधर भी फंक्शन बनाइए, उधर जो काम इधर करे फंक्शन बनाने के लिए वो उधर भी करते जाइए। एक साइड में फंक्शन बनाने की सोचिए, ठीक है, और जो इधर फंक्शन बनाने के लिए काम करो वो काम उधर भी करते जाओ। ठीक है, तो x1 के पास क्या आना चाहिए, यहाँ आप देखो फंक्शन में वेरिएबल के पास क्या है, -3, उसके बाद 2 है तो 2 ऐड कर दिया, तो इधर fx1 बन गया, उधर क्या बन गया fx2। x1 की साइड fx1 बनना चाहिए और x2 की साइड fx2 बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शन को बिना डेरिवेटिव के यूज के एक स्पेसिफाइड इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करेंगे। एक पार्ट मैं और करता हूं, इसका 4th पार्ट है वो, देखिएगा, fx इज इक्वल टू -1/x + 1, ठीक है, -1/x + 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। इन x की वैल्यूज के लिए आपने इस फंक्शन को एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। तो सबसे पहले बिना डेरिवेटिव के यूज करें, उसने पहले ही बता दिया कि आपने डेरिवेटिव का यूज नहीं करना है। बिना डेरिवेटिव के यूज के आपने अगर इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो क्या करेंगे, चाहे हमें एक स्पेसिफाइड इंटरवल की x की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना हो, चाहे हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सीधा सा रास्ता है। जिन x की वैल्यूज के लिए या जिस सेट के ऊपर आपने फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करना है उस सेट में से 2 वैल्यू कंसीडर करो। तो इस सेट के अंदर जो वैल्यूज है उनके लिए इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तो इस सेट के अंदर से 2 वैल्यू कंसीडर करो, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, सच दैट किस तरीके की कंसीडर करनी है दोनों वैल्यू, कि मेरी x1 वैल्यू x2 से कैसी है, छोटी है। अब x1 लेस देन x2 के कोरस्पॉन्डिंग आप इधर x1 के पास fx1 का एक्सप्रेशन बनाओ और इधर x2 के पास fx2 का एक्सप्रेशन बनाओ। ठीक है, तो इधर x1 के कोरस्पॉन्डिंग fx1 और इधर x2 के कोरस्पॉन्डिंग fx2 कैसे बनेगा, देखो आप फंक्शन को देखो और फंक्शन में यूं देखो कि वेरिएबल के पास क्या है, वेरिएबल यहां पर खुद रेसिप्रोकल फॉर्म में है। आपको क्या करना होगा, अगर इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड फंक्शन का एक्सप्रेशन बनाना है, मतलब इधर भी फंक्शन का एक्सप्रेशन बने और इधर भी, तो आपने पहले वेरिएबल को क्या ले जाना पड़ेगा, रेसिप्रोकल के अंदर। अब तुम देखो x1 और x2 दोनों 0 से इन्फिनिटी में बिलोंग करते हैं तो बेटा पॉजिटिव है। अगर ये दोनों चीज पॉजिटिव है तो अगर a लेस देन b है और a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, तो अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ले सकते हैं, इनइक्वालिटी अपने साइन को चेंज कर जाएगी। मतलब इनइक्वालिटी के दोनों साइड के नंबर या तो पॉजिटिव हो या दोनों साइड के नंबर नेगेटिव हो, तभी आप रेसिप्रोकल ले सकते हैं और इनइक्वालिटी अपने साइन को चेंज कर जाएगी उस टाइम पर। तो x1 का रेसिप्रोकल 1/x1, x2 का 1/x2, लेकिन इक्वलिटी का साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। देखो ये दोनों पॉजिटिव है ना, 2 लेस देन 3 है, लेकिन इधर वाले का भी रेसिप्रोकल इधर वाले का भी रेसिप्रोकल। अब कौन बड़ा हो गया, 1/2, इसलिए हम चेंज करेंगे। दोनों साइड के नंबर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नहीं तो आपकी चीज़ जस्टिफाइड नहीं रहेगी। सही है, 1/x1 ग्रेटर देन 1/x2। अब 1/x के पास क्या है फंक्शन में, माइनस, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी दोबारा अपने साइन को चेंज कर जाएगी, -1/x2। मैं फंक्शन बना रहा हूं तो पहले x को 1/x की फॉर्म में बनाया,
उसके बाद माइनस था तो दोनों साइड माइनस, फिर क्या ऐड हो रखा है 1, दोनों साइड 1 ऐड कर दो, लेस देन 1 माइनस 1 बाई x2। ये कौन है बेटा f(x1) और ये कौन है f(x2)। इसका मतलब सो फॉर x1 लेस देन x2 implies f(x1) इज आल्सो लेस देन f(x2)। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर x1 x2 से छोटा है और f(x1) भी f(x2) से छोटा है, ठीक है, हेंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किसके लिए? फॉर x बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने यही प्रूव करना क्या कि ये फंक्शन बिना डेरिवेटिव के यूज करे, हमने ये प्रूव करना था कि ये फंक्शन इन x की वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग कैसा फंक्शन है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी कि विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव हाउ वी प्रूव या शो ए फंक्शन इन ए स्पेसिफाइड इंटरवल, ठीक है, टू बी इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन 4x³ माइनस 6x² f(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6x²। देखिएगा आप इस क्वेश्चन को, प्लस 3x प्लस 12 प्लस 3x प्लस 12 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू r। ये कैसा फंक्शन है, एक प्रूव करना है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कहता है कि आप प्रूव करो कि दिस फंक्शन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू r। अब देखिएगा, हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने के लिए उस फंक्शन का f(x) कैलकुलेट करेंगे। कितना आएगा? 12x² माइनस का 12x प्लस का 3, यही आएगा। अब देखो आप इस f(x) को, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लेता हूँ तो 4x² माइनस का 4x प्लस 1। बेटा ये क्या चीज़ है? जो आपके पास फंक्शन का f(x) आ रहा है ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये जो आपके पास फंक्शन का f(x) आ रहा है ये कौन है? ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब सोचो आप, अगर इस x के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर 2x माइनस 1 के अंदर कुछ भी x की जगह रियल रखोगे तो फॉर x बिलोंग्स टू r कोई भी रियल वैल्यू रखोगे इस 2x माइनस 1 की जगह तो 2x माइनस 1 का जो स्क्वायर आएगा ना उस x की रियल वैल्यू के कोरस्पोंडिंग वो बेटा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। आप इस बात को समझिए, जब यहाँ x की जगह रियल वैल्यू 1/2 रखी जाएगी उस टाइम पर ये 0 आएगा। अगर इस x की जगह 1/2 को छोड़ के कोई और पॉजिटिव या नेगेटिव रियल वैल्यू रखी जाएगी तो इस क्वांटिटी का स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा। मतलब 2x माइनस 1 का स्क्वायर इज आइदर 0 और ग्रेटर देन 0 बट नॉट लेस देन 0 बिकॉज स्क्वायर इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन ये 0 हो सकता है क्योंकि जब x की जगह 1/2 रियल वैल्यू रखोगे तो 2x माइनस 1 0 आएगा तो 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, अब 2x माइनस 1 का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा है तो 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 का स्क्वायर भी 0 या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब बेटा आपका f(x) भी 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मेरा फंक्शन था इसका f(x) 0 या 0 से बड़ा आता है। किसके लिए? फॉर x बिलोंग्स टू r। किसके लिए? x बिलोंग्स टू r के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखो आप, इस फंक्शन का जो f(x) आ रहा है वो 0 से बड़ा आता है। सिर्फ एक पॉइंट है रियल वैल्यूज के अंदर जिस पर ये f(x) 0 के साथ साथ क्या ना पॉजिटिव के साथ साथ क्या आ रहा है? 0 भी आ रहा है। तो अगर किसी फंक्शन के डोमेन में, ठीक है, या जिस इंटरवल के अंदर आपने फंक्शन को प्रूव करना है उस इंटरवल में जितनी भी x की वैल्यूज हैं उन सभी x की वैल्यू पर फंक्शन पॉजिटिव हो, लेकिन उनमें से कुछ गिनती के पॉइंट पर फंक्शन का f(x) फंक्शन नहीं बेटा, फंक्शन का f(x) पॉजिटिव हो और उनमें से कुछ गिनती के पॉइंट पर फंक्शन का f(x) 0 भी हो रहा हो, तब भी आपका फंक्शन उस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माना जाता है। अब जो रियल वैल्यूज हैं इस रियल वैल्यूज के सेट में आपके फंक्शन का f(x) क्या है? पॉजिटिव है। सिर्फ एक पॉइंट है रियल वैल्यूज में, कौन? 1/2, जिस पर फंक्शन का f(x) क्या बन रहा है? 0। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r के अंदर जितनी भी रियल वैल्यूज हैं सब पे फंक्शन का f(x) पॉजिटिव है। सिर्फ एक पॉइंट पर फंक्शन का f(x) 0 है, मतलब एक इंस्टेंट पे फंक्शन का f(x) 0 हो रहा है, बाकी पूरे x की वैल्यू रियल के लिए फंक्शन का f(x) पॉजिटिव है। तो आप इस फंक्शन को क्या कह सकते हैं? इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। समझ में आ गई? मतलब अगर फंक्शन का f(x) पॉजिटिव है सभी वैल्यूज के लिए जिसके अंदर आप चेक कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उन वैल्यूज में कुछ पॉइंट हैं
जिनके ऊपर जीरो भी हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाएगा। वो मैंने नोट बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है आप इसको इंक्रीजिंग कह लीजिए, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह लीजिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप इस चीज़ को, क्योंकि एफ डैश एक्स जीरो या जीरो से बड़ा आ रहा है। लेकिन एफ डैश एक्स का जीरो बनना एक इंटरवल नहीं है, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो एक इंटरवल के अंदर नहीं आती है, एक इंस्टेंट पे आती है। तो जब फंक्शन का एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो, लेकिन फंक्शन का एफ डैश एक्स पॉजिटिव के साथ जीरो एक इंस्टेंट पे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फंक्शन आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हो, ठीक है। और आपने सीबीएसई के अंदर इंक्रीजिंग वर्ड का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से निकालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो थर्ड क्वेश्चन। अब हम क्या सीखेंगे, अब हमसे वो कहेगा कि ये फंक्शन है, आप इस फंक्शन का यूं बताइए किस इंटरवल में तो ये फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, और किस इंटरवल में फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है, ठीक है। तो किसी फंक्शन का बिहेवियर या किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल उस फंक्शन के डोमेन से बाहर नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना आप। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 3/2, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 5/2। मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, x इज पॉजिटिव, मतलब उसने आपको कंडीशन बता दी कि भाई इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव चलेंगे, नेगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन नहीं है। हमने ये बताना, ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बेटा, कि किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। अब देखिएगा यहाँ से आपको काम स्टार्ट हो जाएगा। एक एल्जेब्रिक फंक्शन है किसी वेरिएबल का, उसको कैसे बताया जाता है कि वो किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीज। आपने क्या करना है, पहला स्टेप, आप अपने फंक्शन एफ एक्स का एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो। तो 5 इंटू 3/2 एक्स की पावर 1/2। अब आप डेरिवेटिव जानते हैं, 3 5/2 एक्स की पावर 3/2 हो गया। तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले, जब हमें किसी फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना होगा, तो सबसे पहले आपने फंक्शन का एफ डैश एक्स करना है। उस एफ डैश एक्स को आपने क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। पहले फंक्शन का एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, उसके बाद एफ डैश एक्स को फैक्टराइज करो। एक्स की पावर यहाँ 1/2, यहाँ 3/2, तो बेटा दोनों जगह एक्स है तो मिनिमम पावर के साथ कॉमन आ जाएगा। दोनों में से कम पावर कौन सी है, 1/2, इस 1/2 पावर के साथ ये कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगी यहाँ पर, 3/2 में से 1/2 गया तो एक्स की पावर 1 बच गई। तो ये आपके पास क्या आता है, एफ डैश एक्स आता है 15/2 एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स। जब आपने अपने फंक्शन को फैक्टराइज कर लिया है, मतलब फैक्टर की प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, पहला स्टेप तो यही है कि आप फंक्शन का एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, उसके बाद एफ डैश एक्स को फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट करो। पहला काम ये है। दूसरा काम एफ डैश एक्स को फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट करना। मैं ये बता रहा हूं कि कैसे किसी फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल निकाला जाता है जब वो फंक्शन एक किसी वेरिएबल का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आपने पहले फंक्शन का एफ डैश एक्स करना है, एफ डैश एक्स को फैक्टराइज फॉर्म में ले आना है, जितने भी उसमें फैक्टर्स हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, एफ डैश एक्स जब आप फैक्टराइज फॉर्म में लाए हो तो उसके डिनोमिनेटर में भी फैक्टर्स हो सकते हैं। जितने भी उस एफ डैश एक्स के एक्सप्रेशन में, चाहे उस एफ डैश एक्स के एक्सप्रेशन में सिर्फ न्यूमरेटर हो, चाहे उसका साथ साथ एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर भी हो, आपने फंक्शन का एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है और जितना भी एफ डैश एक्स है वो फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट कर लेना है। हो सकता है उस एफ डैश एक्स का डिनोमिनेटर में भी फैक्टर्स लिखे हुए हों। अब ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। इस एफ डैश एक्स को जब आप फैक्टराइज फॉर्म में लाए हो तो इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनके जीरोज कैलकुलेट करो। लेकिन आपने एफ डैश एक्स के अंदर जो इवन पावर के फैक्टर हैं या जिस फैक्टर की वैल्यू अंडरस्टूड है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसका जीरोज नंबर लाइन पर नहीं लिखना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब आपने फंक्शन का एफ डैश एक्स किया, उस एफ डैश एक्स को फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट किया। अब न्यू देखो कि उस एफ डैश एक्स के जो फैक्टर्स बने हैं फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट करने के बाद, इवन पावर के फैक्टर या अंडरस्टूड टर्म या अंडरस्टूड फैक्टर कौन सा है उसका जीरोज ना निकालें आप, ठीक है। देखो ये मेरे पास जो एफ डैश एक्स आया है इसमें 15/2 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। एक्स की पावर 1/2 दिस इज आल्सो ए पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज
उसने बता दिया है कि x कैसा है फंक्शन में, पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव है तो ये इसका तो साइन नहीं बदलेगा, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज की पावर 1/2, दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर आपने एफ डेस एक्स कैलकुलेट कर लिया तो उस एफ डेस एक्स में जितने भी फैक्टर्स आए हैं उनमें इवन पावर के फैक्टर्स के जीरोज नहीं निकालेंगे आप, और उसमें से जो अंडरस्टूड फैक्टर्स है, ठीक है, या अंडरस्टूड जो टर्म है जिसका पता है आपको कि वो चीज़ पॉजिटिव है नेगेटिव उन एक्स की वैल्यूज के लिए जो गिवन है, ठीक है, आपने उसका जीरोज नहीं निकालना है। तो इसके अंदर एफ डेस एक्स में ये पॉजिटिव गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या है, पॉजिटिव, बदलेगी नहीं। जिन एक्स की वैल्यू के लिए आपने फंक्शन को पढ़ना है, ठीक है, आपको फंक्शन किसके लिए पढ़ना है, सिर्फ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के बारे में इसका चर्चा करना है। मतलब इस एफ एक्स का नेचर सिर्फ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही बताना है आपने। तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों में से कौन सा भी चेंज नहीं करेगा एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो सिर्फ एक ही फैक्टर बचता है एफ डेस एक्स का, इसका जीरोज निकाल लो। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका जीरोज क्या आया, 1। इस 1 को आपने नंबर लाइन पर लिखना है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, कहाँ लिखा, 1, ठीक है। अब ये किसकी नंबर लाइन बना रहा हूं मैं, एफ डेस एक्स की। अब 1 से आगे 1 से बड़ी वैल्यू है, 1 से पीछे 1 से छोटी वैल्यू है, लेकिन बेटा मैं 0 से पीछे नहीं जा सकता क्योंकि x 0 से क्या है, बड़ा, और 0 भी शामिल नहीं है, तो इससे पीछे आप बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे पीछे आपको बताना ही नहीं फंक्शन का बिहेवियर, इस फंक्शन को पढ़ना है सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अब देखो, जब मैं एफ डेस एक्स की नंबर लाइन बना रहा हूँ, इस एफ डेस एक्स की नंबर लाइन है, 1 से बड़ी वैल्यू जितनी भी हैं उनमें से कोई भी एक वैल्यू एफ डेस एक्स में एक्स की जगह रखो, और एफ डेस एक्स के आने वाले आउटपुट का साइन यहाँ लिख दो नंबर लाइन पे। 1 से बड़ी वैल्यू 3 है, 3 रखोगे तो ये तो पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 3 पर 1 माइनस 3 कैसा आएगा, नेगेटिव। तो देखो x की वैल्यू जो 1 से बड़ी है उनमें से एक वैल्यू सेलेक्ट करो और उस पर एफ डेस एक्स के आने वाले आउटपुट का साइन चेक करो। अब इनमें से एक वैल्यू मैंने 3 उठाई, 1 से जो बड़ी वैल्यूज हैं, और 3 पर एफ डेस एक्स के आने वाले आउटपुट का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। वो नेगेटिव मैंने यहाँ लिख दिया, मतलब 3 पर जो एफ डेस एक्स के आउटपुट का साइन होगा वही 1 से आगे जितनी भी x की वैल्यूज हैं उन सब के लिए माना जाएगा। अब 1 से छोटी क्या रखेंगे, 1/2, 1/2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 1 माइनस 1/2 कैसा होगा, 1 में से आधा घटेगा तो पॉजिटिव, इन x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव समझा जाएगा। जो 1 से छोटी वैल्यू पर एफ डेस एक्स की आउटपुट का साइन आएगा वही 1 से 0 तक की वैल्यू के लिए समझा जाएगा, क्योंकि इस इंटरवल की वैल्यू पर एफ डेस एक्स के आउटपुट का साइन निकालोगे तो वो एक वैल्यू पर जो आएगा वही सब वैल्यू पर समझा जाएगा। अब देखो ये क्या है कि फंक्शन 0 से लेकर 0 से पैसे तो पढ़ना ही नहीं, एफ डेस एक्स जो आपके फंक्शन का जो एफ डेस एक्स है वो 0 से लेकर 1 तक कैसा आता है, पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज करता है आपका फंक्शन। अरे जिन एक्स की वैल्यू के ऊपर फंक्शन का एफ डेस एक्स का साइन पॉजिटिव आएगा उन एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, और 1 के बाद आपके फंक्शन के एफ डेस एक्स का साइन कैसा हो जाता है, नेगेटिव। इसका मतलब हेयर फॉर एक्स बिलोंग्स टू, ऐसे ही लिखेंगे आप, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, आपने क्लोज इंटरवल की चर्चा नहीं करनी सी बेसिक के अंदर। फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 क्या, एफ डेस एक्स इज ए पॉजिटिव, हेंस एफ एक्स इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसलिए फंक्शन क्या करेगा इस इंटरवल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। एंड दूसरा, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 to कहाँ तक जाएगा आगे, इन्फिनिटी तक, 1 to इन्फिनिटी, एफ डेस एक्स का साइन कैसा रहा है, नेगेटिव, हेंस यूं का यूं लिखेंगे आप, एफ एक्स इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसलिए फंक्शन क्या करेगा इस इंटरवल में, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो आपको फंक्शन दिया जाएगा उसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल पूछा जाएगा, तो इस तरीके से आप एक फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपने डरना नहीं है, आप फंक्शन का एफ डेस एक्स कैलकुलेट करिए, फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट करिए, और उसके बाद उस फैक्टराइज फॉर्म के अंदर जो इवन पावर के फैक्टर हैं, जो अंडरस्टूड फैक्टर्स हैं, उनके जीरोज आप नंबर लाइन पर नहीं लिखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू x/2, एफ एक्स इज इक्वल टू x/1 प्लस x², ये फंक्शन है, ये क्वेश्चन नंबर बेटा ये 4 है। ठीक है, इसी बुक में से 4 का फर्स्ट पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू x/1 प्लस x², ये फंक्शन दिया आपको। ठीक है, फाइंड द इंटरवल ऑन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो इंटरवल बताइए जिसके अंदर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, फाइंड द इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
एंड स्टिकली डिक्रीजिंग। आप स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग का क्या करो, इंटरवल कैलकुलेट करो। क्या करेंगे हम, वही प्रोसेस है, हम फंक्शन का पहले तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन स्टिकली इंक्रीजिंग या स्टिकली डिक्रीजिंग जब वो कोई इंटरवल नहीं बताता है कि इस इंटरवल की वैल्यू पर करिए, तो आपको फंक्शन के डोमेन की समझ होनी चाहिए। नहीं तो सीबीएसई में तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिस बच्चे को डोमेन का पता है वो इसमें कभी भी गलत नहीं कर पाएगा। अब देखो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। क्यों, क्योंकि देखो 1 + x स्क्वायर इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ये कभी जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि x स्क्वायर जो चीज़ है, ठीक है ना, वो जीरो या जीरो से क्या होगी, बड़ी। अगर एक्स स्क्वायर जीरो या जीरो से बड़ा होगा तो 1 जुड़ेगा जीरो या जीरो से बड़े में, तो नीचे जीरो कभी नहीं आएगा, और ऊपर कोई भी रियल वैल्यू रख दो। इस फंक्शन का जो डोमेन है, ठीक है, अगर कोई बच्चा इस बात को सोचे तो इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। लेकिन अगर किसी बच्चे ने नहीं सोचना इस बात को तो मत सोचिएगा, आप सीबीएसई में दिक्कत नहीं आएगी आपको। एफ एक्स का क्या कैलकुलेट करो आप, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो। क्या आएगा एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज फंक्शन, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था, किसी फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालने के लिए फंक्शन का एफ डैश एक्स कैलकुलेट करिए। तो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1, न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 1 + एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो जो आपके पास एफ डैश एक्स आया है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या, स्क्वायर। अब देखो आपके पास जो एफ डैश एक्स आया है वो कितना आया, एक्स स्क्वायर नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिएगा जो मैंने एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया है, ये तो मैंने एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया इस फंक्शन का। अब इसको फैक्टराइज करता हूँ, फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट करता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, 1 माइनस एक्स इंटू 1 + एक्स। ये कौन है, दिस इज 1 + एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो जो आपने एफ डैश एक्स को फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया, पहले तो आपने क्या किया, एफ डैश एक्स फंक्शन का कैलकुलेट किया, उसके बाद ये तो आपका पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में एफ डैश एक्स को आपने क्या किया, फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। फंक्शन का एफ डैश एक्स करो, उस एफ डैश एक्स को फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट कर दो। उसके बाद इसमें यूं देखो कि अंडरस्टूड फैक्टर्स कितने हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिला करके, और इवन पावर्स के फैक्टर कितने हैं, उनके जीरोज मत निकालो। अब ये जो फैक्टर है 1 + एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ये किसी x की वैल्यू पर अपनी आउटपुट का साइन चेंज नहीं करेगा। इसमें जो भी इस फैक्टर की वैल्यू किसी भी x की रियल वैल्यू पर हमेशा क्या आएगी, एक जैसी आएगी। तो आप इसकी चिंता मत करिए, दिस इज ए पॉजिटिव, मतलब उस एफ डैश एक्स के अंदर जो भी आपके क्या हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स हैं या जो भी आपके नेगेटिव फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर का मतलब है जो पॉजिटिव क्वांटिटी आउटपुट में देते हैं, ठीक है, या इवन पावर के फैक्टर। मतलब क्या कहने का है कि आप फंक्शन का एफ डैश एक्स करिए फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट, और उन फैक्टर्स के अंदर जो फैक्टर आपके एक्स की वैल्यू जो है आपके पास, उन एक्स की वैल्यूज के लिए क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देते हैं, या इवन पावर के फैक्टर हैं उनके जीरोज मत निकालिए। दो बात ध्यान रखिए। अब इसके अंदर ये क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव फैक्टर, मतलब x की जगह कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो पॉजिटिव आउटपुट देने वाला फैक्टर एफ डैश एक्स के अंदर या इवन पावर का फैक्टर एफ डैश एक्स के अंदर, उन दोनों चीज़ों के जीरोज आपने नहीं निकालने। तो इसके अंदर ये जो आपके पास है ये इवन पावर का फैक्टर है, और ये क्या है, ये पॉजिटिव आउटपुट देने वाला, मतलब ये इवन पावर का फैक्टर है। तो इवन पावर के फैक्टर का आप जीरोज नहीं निकालेंगे। क्या बच गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 + एक्स स्क्वायर, ये दोनों ओड पावर के फैक्टर है, दोनों के जीरोज निकालो। एक्स की वैल्यू यह 1 और यहाँ x + 1 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी, -1। ठीक है, अब देखो मैंने अपने फंक्शन का जो एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया है वो कितना आया, 1 माइनस एक्स। अच्छा, उसके जीरोज निकाल लिए हैं। पहले आपने फंक्शन का एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है, उसके बाद एफ डैश एक्स को फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट करना है। दो काम। तीसरे काम में उस एफ डैश एक्स में जो ओड पावर के फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो ओड पावर के फैक्टर्स हैं, सिर्फ उन्हीं के जीरोज निकालिए। फंक्शन का एफ डैश एक्स करो, एफ डैश एक्स को फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट करो, उसके बाद फंक्शन के एफ डैश एक्स के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मिला करके जो ओड पावर के फैक्टर्स हैं, ठीक है, उन्हीं के जीरोज निकालो। अब ओड पावर के फैक्टर्स के जीरो निकाले, एक एक्स की वैल्यू 1 और एक एक्स की वैल्यू -1। अब एफ डैश एक्स की जो फैक्टराइज फॉर्म है उसमें जो ओड पावर के फैक्टर्स हैं उनके जीरोज नंबर लाइन पर लिख दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले -1 आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो उसके बाद कौन सा आएगा, 1 आएगा। अब देखो
इन दोनों वैल्यूज़ ने आपकी जो आपकी ये नंबर लाइन है इसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस नंबर लाइन पर, उन सभी वैल्यू को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल वैल्यूज़ का ये है, एक ये है। अब इन तीनों इंटरवल में से एक एक वैल्यू उठा करके एफ डैश एक्स की आने वाले आउटपुट का साइन चेक कर लो। एक इंटरवल ये है, इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से एक इंटरवल ये बन गया, एक इंटरवल ये। अब इस इंटरवल में से एक वैल्यू उठाओ, 1 से इन्फिनिटी तक की वैल्यूज़ में से एक वैल्यू उठाओ। इस इंटरवल में वैल्यू कौन है जो 1 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी है? इस इंटरवल में 4 आता है। 4 पर आप एफ डैश एक्स की आउटपुट का साइन चेक करो, मतलब एफ डैश एक्स में जहाँ भी एक्स है ना वहाँ 4 रखो। यहाँ 4 रखेंगे, 4 + 5 पॉजिटिव, सिर्फ आउटपुट का साइन चेक करना हमने। 4 रखेंगे पॉजिटिव है ये, तो 1 - 4 नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव, तो रिजल्टेंट का आउटपुट का साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। जो 1 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, मतलब इस इंटरवल की जितनी वैल्यूज़ हैं उनमें से एक वैल्यू पर जो भी एफ डैश एक्स की आउटपुट का साइन आ रहा है वही साइन सब वैल्यू के लिए समझा जाएगा। अब -1 से 1 इसके बीच में कोई एक वैल्यू उठाओ, मतलब -1 से 1 तक जितनी वैल्यू उनमें से कोई एक वैल्यू 0 आएगी। 0 पर ये कैसा है? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। एफ डैश एक्स के आउटपुट का साइन 0 पे पॉजिटिव, तो इस इंटरवल के अंदर आता है 0, तो इस इंटरवल में जितनी वैल्यूज हैं उन सब पे पॉजिटिव। -1 से -इन्फिनिटी -2 आएगा, -2 पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ही, तो इसका मतलब रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब बेटा ये एफ डैश एक्स की किसकी नंबर लाइन है? ये एफ डैश एक्स की नंबर, ये एफ डैश एक्स की आउटपुट के साइन की नंबर लाइन है। ये क्या कहती है कि आपके फंक्शन का जो एफ डैश एक्स है वो -∞ से -1 नेगेटिव है। अगर मेरे फंक्शन का एफ डैश एक्स -∞ से -1 नेगेटिव है तो मेरा फंक्शन -∞ से -1 क्या करता है? स्टिकली डिक्रीज करता है। और -1 से 1 तक पॉजिटिव है तो -1 से 1 तक मेरा फंक्शन स्टिकली इंक्रीज करता है। और उसके बाद मेरा फंक्शन का एफ डैश एक्स 1 से आगे पॉजिटिव है तो मेरा फंक्शन ना नेगेटिव है तो मेरा फंक्शन फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए। ये मैंने सिर्फ रफ ग्राफ बनाया है, आपको ध्यान रहे। ये क्या कहती है ये नंबर लाइन कि फॉर x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ? -∞ to -1 यूनियन ऑफ 1 to ∞, मतलब इन x की वैल्यू के लिए यूनियन इन x की वैल्यू के लिए फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज। एफ डैश एक्स कैसा है? नेगेटिव। सो ठीक है ना, सो इसलिए मैं क्या कहूँगा? एफ एक्स इज ए स्टिकली डिक्रीजिंग। इसलिए फंक्शन क्या करता है? इन एक्स की वैल्यू के लिए स्टिकली डिक्रीज करता है। एंड फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्या है? एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव, ठीक है ना। सो एफ एक्स इज ए स्टिकली इंक्रीजिंग, तो फंक्शन क्या करता है? स्टिकली इंक्रीज करता है। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द इंटरवल, टू फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग। तो ये वो तरीका है जिस तरीके से आप एक फंक्शन को जिस इंटरवल में वो स्टिकली इंक्रीज करता है या किस इंटरवल में वो स्टिकली डिक्रीज करता है वो इंटरवल बता सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू, सारे इसमें एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं अब। ठीक है, 6th क्वेश्चन में सारे पोलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। x - 1 x - 2 का स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू x - 1 इंटू x - 2 का स्क्वायर। वो बता क्या कह रहा है आपसे कि बताओ ये फंक्शन किस इंटरवल में स्टिकली इंक्रीज करता है और किस में स्टिकली डिक्रीज करता है। तो पहला काम क्या है आपका? स्टिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालने के लिए फंक्शन का एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो। डोमेन आपको पता है, इस फंक्शन का डोमेन है x बिलोंग्स टू r। ठीक है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन सारी रियल वैल्यूज होती हैं। अब देखो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, तो आप एक काम करना, जब इस तरीके के फैक्टर्स का एफ एक्स होता है ना, तो फैक्टर्स के एफ एक्स का जब एफ डैश एक्स निकालो तो आप प्रोडक्ट रूल लगा लो, बजाय कि इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके सोल्व करने के बाद एफ डैश एक्स निकालो। नहीं, आप डायरेक्टली कर दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, पावर आगे आएगी x - 2, फिर x - 2 का करोगे तो 1 आ जाएगा। सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का करोगे तो x - 1 का डेरिवेटिव, x का 1 1 का 0, तो 1 ही आएगा। तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया। अभी x - 2 है, x - 2 का स्क्वायर, तो x - 2 की 1 पावर कॉमन आएगी, क्या बचेगा? 2 टाइम्स ऑफ x - 1, आगे बचेगी एक पावर x - 2 की। आसानी से एफ डैश एक्स फैक्टराइज फॉर्म में आ जाएगा डायरेक्टली। x - 2 2x - 2 प्लस x - 2। तो बेटा मेरे पास जो फंक्शन का एफ डैश एक्स आया है
वो x माइनस टू, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है ना, 2x माइनस टू। ये क्या कर दिया मैंने, इसको तो क्या जोड़ ही दो ना आप, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2x प्लस एक्स 3x माइनस का 4। अब ये मेरे पास फंक्शन का क्या आ गया, एफ डैश एक्स, डायरेक्टली मेरा फैक्टराइज फॉर्म में आ गया है। अब मैंने क्या कहा था कि पहले फंक्शन का आप एफ डैश एक्स निकालो, उसके बाद उसको फैक्टराइज करो एफ डैश एक्स को, उसके बाद एफ डैश एक्स को फैक्टराइज करने के बाद जितने भी ओड पावर्स के फैक्टर हैं, अब इस फैक्टर की पावर ओड है, इसकी भी पावर ओड है, तो ओड पावर के फैक्टर्स के जीरोज निकालो। पहले फैक्टर का भी जीरोज निकलेगा क्योंकि ये ओड पावर का फैक्टर है, दूसरे फैक्टर का भी जीरोज निकालो, कितना आएगा 4/3। अब ये जितने भी ओड पावर के जीरो फैक्टर्स के जीरोज आए हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप नंबर लाइन पे लिख दो, इधर माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी। पहले कौन आएगा 4/3, उसके बाद कौन आएगा, बड़ा कौन है इनमें से 2, छोटे से बड़े की तरफ चलना है आपने। अब देखो 2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं इस इंटरवल में, उसमें से कोई एक वैल्यू पिक करो 4, और 4 पर एफ डैश एक्स के आने वाले आउटपुट का साइन चेक करो। 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 12 माइनस 4 पॉजिटिव, तो दोनों की प्रोडक्ट भी कैसे आएगी, आउटपुट का साइन पॉजिटिव। 4/3 to 2 ये कितना है, 4 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो 4/3 से 2 के बीच में कितना आएगा, 1.6 आएगा। 1.6 के ऊपर ये नेगेटिव और 1.6 आएगा, ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये कैसा आएगा, अगर ये 4/3 है तो ये 1.3 है, तो 1.4 रख करके देखो, 1.4 नेगेटिव, 1.4 रखेंगे तो 3 × 1.4, 3 × 1.4 कैसा आएगा, 1.4 माइनस का 4, तो ये 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 4 4 माइनस 4 पॉजिटिव। तो इसके अंदर जो एक वैल्यू ली है मैंने 1.4, इस पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट कैसी हो गई, नेगेटिव। 4/3 से छोटी कोई एक वैल्यू ले, ये 1 पॉइंट समथिंग है, 0 0 पे ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट कैसा, पॉजिटिव। इसका मतलब 4/3 से पहले फंक्शन स्टिकली इंक्रीज करता है, उसके बाद फंक्शन स्टिकली डिक्रीज करता है, और उसके बाद फिर फंक्शन स्टिकली इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आप ऐसा ग्राफ बना सकते हो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि 4x बिलोंग्स टू द इंटरवल -∞ to 4/3 यूनियन ऑफ कितना 2 to ∞, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है ना, हेंस एफ एक्स इज स्टिकली इंक्रीजिंग। इसलिए फंक्शन क्या करेगा इस इंटरवल में, स्टिकली इंक्रीज करेगा, पहला पार्ट। 4x बिलोंग्स टू, देख लो आप 4/3 से लेकर 2 तक, 4/3 to 2, और x बिलोंग्स टू 4/3 to 2। एफ डैश एक्स कैसा है, ये एफ डैश एक्स की साइन की नंबर लाइन है, नेगेटिव, ठीक है ना, हेंस एफ एक्स इज स्टिकली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या करेगा इस इंटरवल में, स्टिकली डिक्रीज करेगा। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीजिंग एंड स्टिकली डिक्रीजिंग। आप फंक्शन का एफ डैश एक्स निकालिए, उसको फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट करिए, और उसके बाद आप उसके ओड पावर्स के जो फैक्टर्स हैं उनके जीरोज निकाल के नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अब देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 8x क्यूब, एक्स की पावर 4 माइनस 8x क्यूब, 22x स्क्वायर माइनस 24x, 22x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है ना, प्लस 27। वो क्या कहता है कि बताइए ये फंक्शन किस इंटरवल में स्टिकली इंक्रीज करता है और किस में स्टिकली डिक्रीज करता है, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई में बहुत बार इसको पूछती है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे करके उसका स्टिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल पूछा जाता है। काम वही है, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो आप, कितना आएगा 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24 किया। जब आपने एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया तो उसके बाद क्या करते हैं आप, फैक्टराइज करो, 4 कॉमन आएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 12, ठीक है। अब आपको क्या आना चाहिए इसमें, क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना आना चाहिए, ठीक है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए। अब क्या करेंगे आप, ऐसा नंबर ढूंढो, ठीक है, जो इसका जीरोज हो, और वो नंबर कैसे पता चलता है, जो कांस्टेंट टर्म है ना उसके फैक्टर्स लिखो, +-1
+-2 प्लस माइनस दोनों के अंदर 3 भी करेगा 4, 5 नहीं करेगा 6 करेगा 7, 8, 9, 10, 11 नहीं होगा, फिर 12। आप जो कांस्टेंट टर्म है उस क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर उसके प्लस माइनस में फैक्टर्स लिख दो। अब ये जो आई है ना प्लस माइनस में फैक्टर, इनको आप x की जगह पुट करके देखो कि इनमें से कौन सी वैल्यू, ठीक है, नज़दीकी मिल जाएगी स्टार्टिंग के अंदर ही, जो 0 बना रही है इस पोलिनोमियल को। देखो x की जगह +1 रखो, 1 -6 +11 -12, तो 11 + 1 12 माइनस क्या बन गया, 1 -6 +11 12 -6 नहीं बनेगी बात, तो -1, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, x⁴ 4x³ 24x² 44x -24 x⁴ -8x³ +22x² -24x +27, तो ये 4x³ 24x² 44x -24, कितना कॉमन आया 4। तो बेटा यहाँ 4 से कॉमन आने के बाद क्या बचा है, 6 बचा है, तो 6 बचा है ना, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, फिर क्या होगा, सिर्फ 6 ही होगा, ठीक है ना, +-6। आपने क्या करना है, जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म है उसके प्लस माइनस में फैक्टर्स लिख लेने हैं। अब इनमें से बताओ कौन सा इसको 0 करता है, 1 -6 +11 -6, तो ये 0 बना रहा है कौन, +1। अगर इसको x की वैल्यू +1 0 बनाती है, तो आपने 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी कि अगर f∝ 0 है तो इसका मतलब x - α इज द फैक्टर ऑफ किसका, fx का। अगर किसी इनपुट पर फंक्शन की आउटपुट 0 आती है तो वेरिएबल माइनस इनपुट वो उस फंक्शन का फैक्टर कहलाएगा। अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल x की वैल्यू +1 पर 0 आ रहा है तो x - 1 इसका क्या होगा, फैक्टर। अब आपने जो एक फैक्टर ढूंढा है, ठीक है ना, आपने क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए क्या करना है, उसकी कांस्टेंट टर्म के फैक्टर लिख लेने हैं +-1 से और उस नंबर तक, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, ठीक है। उसके बाद नंबर पुट करके देखो, वह फैक्टर्स है ना, वो x की जगह पुट करके देखने, स्टार्टिंग के अंदर ही एक नंबर मिल जाएगा जिस पर वो क्यूबिक पोलिनोमियल 0 आएगा। अब जिस x की वैल्यू पर वो क्यूबिक पोलिनोमियल 0 आ रहा है, वेरिएबल माइनस वो नंबर उस क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। अब 1 पर अगर ये 0 आ रहा है तो x - 1 इसका फैक्टर होगा, x - α इज द फैक्टर ऑफ fx इफ f ऑफ α इज 0। अब x - 1 जो आपने एक फैक्टर ढूंढा है, इससे आप इसको डिवाइड करो, कितने पे जाएगा बताओ। इसकी मैक्सिमम डिग्री की टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये डिविडेंड की मैक्सिमम डिग्री की टर्म से मैच कर जाएगी, x², लेकिन x² से पूरा डिवाइजर मल्टीप्लाई होगा, x² -1 से -x² और x² x से होगा तो x³, ये आपको आता होगा, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूँ भाई जल्दी जल्दी, -5x² +11x -6। अब बताओ x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -5x² आ जाएगा, -5x से, तो -5x² +5x प्लस माइनस ये कैंसिल, प्लस का 6x - 6 कितने पे जाएगा, +6 पे, तो 6x - 6 माइनस प्लस कैंसिल होकर रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब हमारी वो बात प्रूव भी हो गई कि भाई x - 1 इस क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। अब देखो उससे हमने डिवाइड किया, अब ये क्या है, क्या तरीका है, इस f' को फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें, उसका तरीका है। 4 तो पहले ही बाहर आ रहा था। अब देखो ये जो डिवीजन का प्रोसेस है, इससे मैं जो छोटे बच्चों वाली बात है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, x³ - 6x² +11x - 6, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट x² - 5x + 6 प्लस रिमाइंडर, यही होगा। तो इस चीज़ का यही क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। मतलब इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो x - 1 × x² - 5x + 6, मतलब इस क्यूबिक पोलिनोमियल को लिखने का ये दूसरा तरीका है फैक्टराइज फॉर्म में, तो इसकी जगह ये लिख दे, दोनों की मल्टीप्लाई यही आएगा, ठीक है ना। अब f' फैक्टराइज हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ x - 1, इसको फैक्टराइज करोगे तो -3x -2x प्लस का 6, तो ये आपने बाई क्वाड्रेटिक को क्यूबिक में f' आने के बाद फैक्टराइज करना, x - 2 आएगा और x - 3 आ जाएगा। आपका f' आ गया। पहले तो फंक्शन का f' निकालिए, फिर उसको फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट करिए, फिर उसमें जितने भी ओड पावर के फैक्टर है, तीनों की पावर 1 है, ओड है, तो जीरोज़ निकालो, x - 2 का जीरोज़ निकालो और x - 3 का जीरोज़, क्या आएंगे 1 2 और 3। जो भी जीरोज़ आते हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर रख दो, 1 2 और 3। इधर एंड पॉइंट -∞, इधर एंड कितना है +∞। अब देखो
इस इंटरवल की कोई भी एक वैल्यू पिक करो, 3 से बड़ा 5, 5 पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो तीनों की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। 2 से 3 के बीच में 2.5, 2.5 पे ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या आएगी? नेगेटिव। 1 से 2 के बीच में 1.5, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या आएगी? पॉजिटिव। हमने तो पूरे के आउटपुट का साइन देखना है ना। 1 से छोटा 0, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव के प्रोडक्ट नेगेटिव। इससे पहले फंक्शन डिक्रीज करता है, उसके बाद इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है। ये आपको ध्यान रहेगा लिखते टाइम, ठीक है ना। अब उसको बता दो आप कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फॉर x बिलोंग्स टू द इंटरवल किस में? -∞ to 1 यूनियन ऑफ, और कहाँ है आपका नेगेटिव? 2 to 3 f डैश x इज कैसा? नेगेटिव। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बता दिया आपको एक पार्ट, ठीक है। उसके बाद फॉर x बिलोंग्स टू द इंटरवल, पॉजिटिव कहाँ है? 1 to 2 यूनियन ऑफ 3 to ∞, क्या है बेटा? f डैश x इज पॉजिटिव, सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसलिए फंक्शन क्या करेगा इस इंटरवल के अंदर? स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। दिस इज द मेथड टू फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपने इस एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चन कर लेने हैं, और अब इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, उसके इंटरवल कैसे निकाला जाता है।